जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं समांतर श्रेणी का पार्ट 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों का चयन कैसे किया जाता है। यदि मान लीजिए कोई चतुर्भुज दे दे और बोले कि उसके सभी एंगल आपस में समांतर श्रेणी में है, या कोई त्रिभुज दे दे ये बोले कि उसके सभी एंगल आपस में समांतर श्रेणी में है, या कोई पंचभुज दे दे तब पूछे कि उसके सभी एंगल आपस में समांतर श्रेणी में है यानी एपी में है, तो हम लोग उसका एंगल का चयन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें दो कंडीशन आता है, यानी पदों का जब चयन करना होता है तो इसमें दो कंडीशन आते हैं। पहला कि जब सार्वंतर दिया हो, जब सार्वंतर दिया हो यानी D इज गिवन। ध्यान दीजिए, जब सार्वंतर दिया हो यानी D जब गिवन हो और जब सार्वंतर न दिया हो, सार्वंतर न दिया हो, यानी प्रश्न में ही यह उल्लेख कर देगा कि डी दिया है या नहीं दिया है, तब हम लोग किस प्रकार मानेंगे उसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। सार्वंतर न दिया हो यानी डी नॉट गिवन। ध्यान दीजिए, जब क्रमागत पदों का चयन करना हो यानी हम पढ़ रहे हैं एपी, तो यह पार्ट 4 है, पार्ट 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्रमागत पदों का चयन कैसे किया जाता है। तो एपी में ही बहुत ऐसे प्रश्न बनते हैं, त्रिभुज से, चतुर्भुज से, पंचभुज से, या जो भी कह लीजिए, तो उसमें दे देता है कि यह सार्वंतर इतना हो और उनके सभी एंगल एपी में हो, तब क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें दो कंडीशन बनता है, एक जब सार्वंतर दिया हो और दूसरा सार्वंतर न दिया हो। इसको आराम से हम लोग समझेंगे कि जब सार्वंतर दिया हो तो क्या मानेंगे कि प्रथम पद यानी एक पद जब मानना हो, एक पद के लिए क्या मानेंगे, ए मानेंगे। फिर दो पद के लिए क्या मानेंगे, ए प्लस डी। तीन पद के लिए क्या मानेंगे, ए प्लस डी, यानी पहला ए और दूसरा क्या होगा, ए प्लस डी। फिर तीसरा क्या होगा, ए प्लस 2D। या तीन पद हो गए। फिर वैसे ही चौथा पद, चार पद जब मानना हो, तो क्या करेंगे कि ए, फिर उसके बाद ए प्लस डी, फिर उसके बाद ए प्लस 2D, फिर उसके बाद ए प्लस 3D। यानी ऐसे करते करते हम लोग n तक मान सकते हैं। यानी n पद जब ज्ञात करना हो, n पद दे, तब हम क्या करेंगे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D प्लस डॉट 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 ऐसे करके ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी हम लोग इतना मानते हैं। यानी चार पद के लिए इतना, पांच पद के लिए इसमें एक और यानी 4D, फिर वैसे ही दो पद के लिए ए और ए प्लस डी, तीन पद के लिए ए प्लस डी, ए प्लस 2D। यानी जब सार्वंतर दिया हो तो कोई भी हम लोग पद यानी पहला पद मानकर उसमें हम लोग डी को जोड़ते जाएंगे तो हमें प्राप्त होता जाएगा। यानी जब मान लीजिए पहला पद हम लोग मान लिए 5 और बोले कि चार पद श्रेणी में हो और सार्वंतर दिया हो, तो क्या करेंगे कि इसमें अब डी हम लोग जोड़ते जाएंगे। पहला पद ये हो गया, दूसरा पद क्या होगा कि 5 प्लस डी, तीसरा पद 5 प्लस 2D, चौथा पद 5 प्लस 3D। ऐसे ऐसे करके हम लोग मान लेंगे कि वह समांतर श्रेणी में है या नहीं। ये तो आसान है कि जब सार्वंतर दिया हो तो इतना हम लोग मान लिए। फिर आगे आता है दूसरा कंडीशन कि जब सार्वंतर न दिया हो तब कैसे मानेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट
यही आता है कि देखिए इसमें जब पहला पद मानना हो, पहला पद, तो क्या मानेंगे ए, ये तो मालूम है। यानी एक पद जब मानना हो, एक पद, तो मानेंगे ए। फिर दो पद मानना हो, दो पद मानना हो तो क्या करेंगे कि ए माइनस डी और ए प्लस डी। फिर तीन पद मानना हो, तीन पद मानना हो जब, तो क्या करेंगे कि ए माइनस 3D, ए और ए प्लस 3D। चार पद के लिए जब चार पद मानना हो तो क्या करेंगे कि ए माइनस 3D, सॉरी ए माइनस 2D, फिर यहाँ पर लेंगे ए माइनस डी, उसके बाद ए प्लस डी और उसके बाद ए प्लस 2D। अब क्या करेंगे कि जब पांच पद मानना हो, पांच पद के लिए क्या लेंगे कि ए माइनस 5D, ए माइनस 3D, ए, उसके बाद ए प्लस 3D, ए प्लस 5D। ऐसे करके हम लोग बहुत, यदि अधिक भी पद दे दें, यदि समांतर श्रेणी में बोल दे कि मान लीजिए 7 पद है और सातों पद समांतर श्रेणी में हो, तो हम लोग कैसे मानेंगे जब सर्वांतर न दिया हो, तो ऐसे हम लोग पदों को मान लेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पद के लिए बोल रहा है ए, एक पद के लिए बोल रहा है ए, फिर दो पद के लिए बोल रहा है ए माइनस डी और ए प्लस डी। अब इन्हीं को हम लोग लेकर, इन्हीं दो को लेकर हम लोग नीचे के जो भी पद है उनको आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, फिर बोले तीन पद, तीन पद यानी ये जो दिया है ए, इसमें से 2D घटाएंगे और 2D जोड़ेंगे तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, जब पहला पद, पहले पद में 2D जोड़ेंगे और 2D घटाएंगे, पहले पद में 2D जोड़ेंगे और 2D घटाएंगे तो क्या हमें मालूम होगा, तीसरा पद। और दूसरे पद में D केवल जोड़ेंगे और D घटाएंगे तो हमें मालूम होगा चौथा पद। यानी सम के लिए एक D और एक, यानी D जोड़ेंगे और D घटाएंगे, और विषम के लिए 2D जोड़ेंगे और 2D घटाएंगे। वैसे ही देखिए, जैसे मान लीजिए पहला पद ए है और दूसरा पद यानी दो पद ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो तीन पद के लिए क्या हम बताए थे कि पहले पद में 2D जोड़ेंगे और 2D घटाएंगे, और चार पद के लिए यानी सम है तो सम के लिए यानी एक D जोड़ेंगे और एक D घटाएंगे। तो जब सर्वांतर ना दिया हो तो हम लोग पदों की संख्या ऐसे मानेंगे, और जब सर्वांतर दिया हो तो पदों की संख्या हम लोग ऐसे मानेंगे। यानी ए, दूसरा पद, दो पद मानेंगे ए और ए प्लस डी, तीन पद मानेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, चार पद के लिए मानेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, और n पद के लिए मानेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, डॉट डॉट कैसे ऐसे करके ए प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट 1 इंटू डी। इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, इसको नोट कीजिए। यह अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद इस पर हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं। ध्यान दीजिए, यदि बोले कि कोई त्रिभुज है, कोई समबाहु त्रिभुज है और इसके समबाहु नहीं, ऐसे बोले कि कोई जब त्रिभुज है और उसके तीनों कोण समांतर श्रेणी में है। ध्यान दीजिए, बोले कि कोई त्रिभुज है और उसके तीनों कोण आपस में समांतर श्रेणी में है, तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, मान लीजिए यह पहला होगा, तो हम क्या बताए थे
कि जब डी न दिया हो यानी सर्वांतर न दिया हो कि कितने के अंतराल पर है, कितने के अंतराल पर है, जब यह न दिया हो तो क्या मानेंगे हम लोग कि a माइनस थ्री डी, उसके बाद a और उसके बाद a प्लस 3d। दूसरा कंडीशन हम लिखवाए थे कि जब सर्वांतर न दिया हो तब हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग मानेंगे a माइनस 3d, a और a प्लस 3d। इन तीनों को मिलाकर हमें क्या आना चाहिए, 180 अंश। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 अंश। किसी चतुर्भुज में चारों अंतः कोणों का योगफल होता है 360 अंश। वैसे ही पंचभुज में पांचों अंतः कोणों का योगफल होता है 540 अंश। तो ये सब बातों को हम लोग जानकारी होनी चाहिए, जो कि बेसिक नॉलेज है। अब आता है कि 3 पद तो हम लोग मान लिए a माइनस 3d, a प्लस 3d। कब, जब d नॉट गिवन, यानी इसमें सर्वांतर नहीं दिया है कि वे कितने के अंतराल पर है, यानी एक 60 होगा तो दूसरा 70, तीसरा 80। यानी हम लोग को मालूम है ना कि इसमें 10 यानी सर्वांतर 10 है, यानी उनके बीच का जो अंतर है वह 10 है, लेकिन इस प्रकार का कुछ वर्णन नहीं किया है। तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे जो कि सेकेंड पार्ट में हम लोग लिखे थे कि जब डी ना दिया हो, यानी डी नॉट गिवन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से डी वाला पोर्शन कट गया और यहाँ से आया, इन तीनों को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। अब क्या होगा कि 3a इक्वल टू होगा 180 अंश और a बराबर होगा 60। जब a बराबर 60 आ गया तो पहला हम लोग माने हैं कोण क्या होगा कि a माइनस 3d। अब एक बात और ध्यान दीजिए, एक बात और कि इसमें आपको सर्वांतर न दिया रहेगा, लेकिन यह दिया रहेगा कि सबसे बड़ा कोण क्या है और सबसे छोटा कोण क्या है। तो मान लीजिए a निकल गया और इसमें जब दिया है कि तीनों AP में है और सबसे बड़े कोण का मान लीजिए 70 डिग्री है। ध्यान दिया जाए, किसी भी सवाल में 2 कंडीशन देंगे, जब यानी यह तीनों एंगल AP में हो और सबसे बड़े कोण का मान दे दे 70 डिग्री, या कुछ भी दे दे और ये पूछे कि तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा कंडीशन कि सबसे छोटे कोण का मान दे दे, तभी पूछे कि और 2 शेष कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए, ए तो पहले निकल गया और सबसे बड़े कोण यानी यह प्लस वाला, तो प्लस वाले के सामने 70 लिख देंगे, यानी a प्लस 3d इक्वल टू 70 डिग्री। और a का मान दिया है क्या, 60 प्लस 3d बराबर 70 डिग्री, और d बराबर होगा यानी 3d बराबर 70 माइनस 60 यानी 10, और d बराबर होगा 10/3। d बराबर इतना हो गया। अब क्या होगा कि बड़े कोण का मान इतना हो गया और सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा कि यहाँ पर रखने पर, ध्यान दीजिए, a माइनस 3d सबसे छोटे कोण का मान है, तो यहाँ से क्या करेंगे, a का मान है 60 डिग्री माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 है गुणे d का मान दिया है 10/3, यहाँ से कट गया और इसका मान आ गया 50। तो पहले छोटे कोण का मान आता है 50 डिग्री, फिर उसके बाद बीच वाले कोण यानी जो उससे बड़ा है उसका मान आता है 60 डिग्री, और उससे बड़ा 70 डिग्री, यानी इन तीनों को जोड़ने पर आना चाहिए 180। तो ध्यान दीजिए, इन तीनों का योग होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हम लोग ऐसे एक एग्जाम्पल को देखेंगे जिसमें सर्वांतर न दिया हो और यह दिया हो कि सबसे बड़े कोण का मान क्या है या सबसे छोटे कोण का मान क्या है, तो इस पर हम लोग सवाल देखें। उसी प्रकार यदि चतुर्भुज में दे, पंचभुज में दे, खष्टभुज में दे, इस प्रकार आगे कोई भी क्वेश्चन दे आप आसानी से बना सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आता है, जैसे ये तो हो गया कि जब डी ना दिया हो, उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लिए। अब आता है जब डी दिया, उस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए
कि पांच संख्याएं या 5 ऐसे पद जो श्रेणी में हो, 5 ऐसे पद जो श्रेणी में हो और उनके बीच जो सर्वांतर है d, उसका मान है 2। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दे रहा है कि 5 ऐसी यानी 5 पद जो क्या है एपी में हो और सर्वांतर जो है उनके बीच जो अंतर है उसका मान है 2। तो पदों को ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, पदों को ज्ञात कीजिए और एक कंडीशन इसमें देगा कि पदों का योग यानी संख्याओं का योग है योग 30। योग क्या है 30। अब ध्यान दीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में 2 कंडीशन कम से कम देंगे। 2 कंडीशन कम से कम देंगे जब सर्वांतर दिया रहेगा और पूछेगा, योग भी दे देगा और पूछेगा कि पदों का मान निकालिए। और दूसरे में जब सर्वांतर न दिया रहेगा और एक बड़े कोड का मान दिया रहेगा या बड़े संख्या या बड़े पद का और उसमें दे देगा कि यह एपी में है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। जब डी दिया रहेगा तो हम लोग क्या माने थे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d इक्वल टू है यानी 30। इन सभी पदों का योग कितना दिया है 30। तो यहां से हम लोग देखते हैं 5a यानी 5a प्लस 1d और 2d यानी 3d, 3 3 6 6 4 10 और यहां से हो गया 10d इक्वल टू 13। यहां से होगा a प्लस 2d इक्वल टू 6 यानी 5 से भाग देने पर इतना हो गया। और d का चूंकि मान दिया है क्या कि d का मान दिया है 2, तो a प्लस 2 गुणे 2 इक्वल टू 6, a बराबर हो गया 2। यानी सबसे छोटे पद का मान क्या है a बराबर 2। जब a बराबर 2 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें मान रख कर यानी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 यानी पांचों पद क्रमशः ऐसे हैं। इनको जोड़ने पर आया था 30 और d का मान रखने पर हमें a का मान प्राप्त हो गया यानी सबसे छोटे पद का मान हमें प्राप्त हो गया पहले पद का। फिर दूसरे पद का ऐसे मान ज्ञात कर लेंगे। a बराबर कितना है 2, सर्वांतर कितना है 2, इसका मान हो जाएगा 4 यानी पहले का 2, दूसरे का 4, फिर वैसे तीसरे का 6 होगा, चौथे का होगा 8 और पांचवे का 10 यानी इतना हो गया। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों का चयन यानी कि ऐसे पद जो क्रम से आए और उसका सर्वांतर कभी दिया हो कभी न दिया हो, फिर उनके योग के बारे में दे दे या कुछ एक और कंडीशन देगा जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करके और उसके सभी पदों को आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें और एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन है उसको हम लोग बताते हैं। उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा, यानी वो क्वेश्चन मीन से है यानी माध्य से है। किताब में सवाल है, देखिए क्वेश्चन है पहला कि ए व बी का समांतर माध्य ए पर n प्लस बी पर n बटे ए पर n-1 प्लस बी पर n-1 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n यानी n बराबर कितना होगा। ध्यान दीजिए, दिया है कि a व b का मान, a व b का समांतर माध्य इतना है तो n बराबर कितना होगा। हम बताए थे कि a व b के बीच
जब समांतर माध्य पूछे तो m समझकर यानी मीन बराबर a प्लस बी बाई 2 इतना होना चाहिए। इन दोनों का माध्य इतना होना चाहिए, लेकिन क्या दिया है अपने भाषा में? इतना। अपने भाषा में इतना दिया है, लेकिन हमारे भाषा में होगा इतना। तो इन दोनों को हम लोग तुलना करेंगे तो क्या होगा कि a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू a पर n प्लस b पर n बटे a पर n माइनस 1 प्लस b पर n माइनस 1। अब क्या करेंगे कि इनका हम लोग गुणा करेंगे। तो a पर होगा 1 और a पर n माइनस 1 प्लस a और b पर n माइनस 1 प्लस b a पर n माइनस 1 प्लस b और b पर n माइनस 1 इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहां से हम लोग गुणा करेंगे 2 a के पावर n प्लस 2 b के पावर n। इतनी बात आपको समझ में आई? तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर एक घात है और हम बताए थे कि जब बेस सेम हो, यानी यहाँ पर a के घात m और a के घात n हो, और जब बेस सेम हो और दोनों गुणा में हो तो बेस के पावर यह जुट जाता है, m प्लस n हो जाएगा। यह घातांक का चैप्टर है, यानी घातांक का यह थ्योरी है, एक कंसेप्ट है, इसको आपको जानना होगा और यहाँ पर उसको लागू करना है। तो a1 प्लस n माइनस 1 प्लस, ध्यान दीजिए इस टर्म को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, यानी 1 1 कैंसिल होगा तो लिखेंगे a के पावर n प्लस a b के पावर n माइनस 1 प्लस b और a के पावर n माइनस 1 प्लस, वैसे ही यहाँ पर होगा b के पावर n इक्वल टू 2 a के पावर n प्लस 2 b के पावर n। ध्यान दिया जाए, अब यहाँ से होगा कि इसको हम लोग इधर भेजते हैं और इसको भी इधर भेजते हैं, यानी यह घट जाएगा। तो यहाँ पर होगा a के पावर a b के पावर n माइनस 1 प्लस b a के पावर n माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर आएगा तो घटेगा, यानी एक a के पावर n प्लस एक b के पावर n बचेगा। ध्यान दीजिए इसमें इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि a के पावर इसमें n है, ध्यान दीजिए a के पावर n है और इसमें भी a के पावर n है, तो इसके पास लाते हैं। तो यहाँ पर होगा b a के पावर n और यहाँ पर होगा a के माइनस 1। हम बताए थे कि यदि यहाँ पर माइनस भी होगा तो वह जुटते हुए भी घट जाएगा, यानी m माइनस n हो जाएगा। तो इसको दो जगह लिख दिए, a के पावर n और a के पावर माइनस n माइनस 1, और इसको हम लोग इधर लाते हैं तो माइनस a के पावर n इक्वल टू होगा, इसको हम लोग इधर भेजते हैं या इसी को हम लोग इधर लाते हैं तो होगा प्लस a b के पावर n माइनस 1 माइनस b के पावर n इक्वल टू 0। हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि b के पावर माइनस 1, यह भी हो जाएगा। अब a के पावर n कॉमन लेने पर, a के पावर n कॉमन लेने पर होगा क्या कि b और a के पावर माइनस 1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं बटे a माइनस 1 प्लस b के पावर n कॉमन लेने पर यह होगा a बाई बी माइनस 1 इक्वल टू होगा 0। ध्यान दिया जाए इतना होगा। अब क्या होगा कि इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहां से होगा कि a के पावर n a के पावर n और यहां पर होगा लॉसा लेंगे इनका, तो यह होगा b माइनस a बटे a इक्वल टू होगा माइनस, यहाँ पर b के पावर n ब्रैकेट में a माइनस b बटे b, इतना हो गया। ध्यान दीजिए यह माइनस है और यहाँ पर माइनस यदि अंदर भेजेंगे तो यह हो जाएगा b माइनस a, यानी यह कैंसिल और यह माइनस होगा, यह समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यानी पूर्ण रूप से समझ में आए। तो a माइनस बी यहाँ पर होगा a माइनस बी, अब यहाँ पर होगा a पर n और b माइनस a बटे a
और यहाँ पर होगा जो माइनस था वो अंदर जाएगा, यानी बी के पावर एन, और यहाँ से बी माइनस ए बटे बी, यह कैंसिल होगा। और क्या होगा कि ए के पावर एन और इसके बटे आ जाएगा बी के पावर एन इक्वल टू होगा यहाँ पर ए बटे बी। जब दोनों का घात एन है तो इसको लिख सकते हैं ए बटे बी के घात एन इक्वल टू ए के घात ए बाई बी के घात 1, यानी ए बी कैंसिल और एन बराबर बचा 1, यानी एन का मान निकला 1, एन का मान निकला 1, यानी यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो हमें यह मालूम हो जाएगा। यह एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में क्वेश्चन आता है, श्योरली आता है, इसको आप अच्छे से नोट करें। और इसका भाई एक और है जो इसी प्रकार का है, उसको वही हम लोग देखते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए। उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, यानी आपको अकेले में ना हल करना पड़े कि जिससे दिक्कत हो। देखिए इसका भाई है कि ए व बी का समांतर मान ए के घात n प्लस 1 प्लस बी के घात n प्लस 1 बटे ए के पावर n प्लस बी के पावर n है। तो n का मान ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिए n का मान ज्ञात कीजिए। सेम यही प्रोसेस इधर करेंगे तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू ए के पावर n प्लस 1 प्लस बी के पावर n प्लस 1 बटे ए के पावर n प्लस बी के पावर n, इतना है। गुणा करने पर ए के पावर n प्लस 1, यानी यहाँ से लिखेंगे a और यहाँ पर होगा ए के पावर n, या यहाँ से इसको हम लोग लिखते हैं ए के पावर n प्लस 1। क्यों? क्योंकि इसका एक घात है और यहाँ पर n घात है और बेस क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर n 1 और ए के पावर n को हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर n प्लस 1, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग सेम यहाँ पर लिखे हैं, प्लस ए का भी इससे गुणा तो ए बी के पावर n प्लस, अब बी का इससे गुणा तो बी ए के पावर n प्लस। अब सेम प्रोसेस जो यहाँ पर किए थे वही प्रोसेस यहाँ पर, तो बी के पावर n प्लस 1 इक्वल टू होगा 2 से इधर गुणा करेंगे तो 2 ए के पावर n प्लस 1 प्लस 2 बी के पावर n प्लस 1। ध्यान दिया जाए, अब ए के पावर n प्लस 1 और इधर ए के पावर n प्लस 1, इसको हम लोग उधर भेजते हैं और इसको भी हम लोग उधर भेजते हैं, यानी इन दोनों को इधर भेजने पर और घटाने पर, ध्यान दीजिए, तो बचेगा ए बी के पावर n प्लस 1, सॉरी ए बी के पावर n प्लस बी ए के पावर n इक्वल टू होगा, इधर आएगा तो घटेगा तो बचेगा एक ए के पावर n प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग इधर लाते हैं, तो बी ए के पावर n माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखते हैं ए के पावर n और यहाँ पर a, क्योंकि इसको हम लोग लिखेंगे तो इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और क्या होगा कि प्लस यहाँ पर लिखते हैं a, या इसको हम लोग उधर भेजते हैं तो बी एन प्लस 1 माइनस ए बी के पावर n, यहाँ से ए के पावर n कॉमन लेने पर यह होगा b माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पर b के पावर n कॉमन लेने पर b माइनस ए कैंसिल, और इधर बचा a के पावर n बटे में b के पावर n इक्वल टू 1, क्योंकि इसको हम लोग इसके बटे में ला दिए। अब क्या होगा कि a बाई बी के पावर n इक्वल टू होगा, एक कब आएगा जब इसके घात 0 रहेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ए बी कैंसिल और n बराबर हो गया 0। ध्यान दीजिए जब n प्लस 1 ऊपर है तो n का मान होगा 0 और जब n केवल ऊपर है तो उसका घात होगा 1। आज के लिए सिर्फ इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीपी की बात करेंगे, यानी गुणोत्तर श्रेणी के बारे में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद।